हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम अपने नेट क्वेश्चन सीरीज़ का 25th वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, दैट इज स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अबाउट योगा। तो बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट्स योगा से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ बॉडी विद द माइंड एंड ऑफ द माइंड विद द सोल। योगा क्या है? तो योगा बॉडी का हमारे माइंड से और माइंड का सोल से यूनियन है, राइट। उसके बाद सेकंड है कि बोथ वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रल टू योगा प्रोग्राम्स बीइंग कंडक्टेड एट द स्कूल या फिर कॉलेज लेवल। तो इट मीन्स कि जब हम योगा प्रोग्राम्स की बात करते हैं, सपोज़ आपको योगा प्रोग्राम्स अगर कंडक्ट कराने हैं स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो इसी के एक अभिन्न अंग हैं वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये दोनों ही योगा प्रोग्राम्स में इनकलकेटेड होने चाहिए। साथ में अगर हम चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, तो और बेहतर होगा। ठीक है, ये मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो देखिए, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ भी नहीं है फर्स्ट पॉइंट में या सेकंड में, ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंस किया होगा आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है, तो योगा यस यूनियन होता है बॉडी का माइंड से और माइंड का हमारे सोल से, इसीलिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल भी है। स्टेटमेंट 2 में जो कहा गया है वो भी बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम योगा प्रोग्राम्स को कंडक्ट करा रहे हैं तो साथ में वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी अगर हम देते हैं, या तीनों को साथ में अगर हम एक प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है, तीनों साथ में लेकर चलते हैं, तब जो प्रोग्राम है योगा प्रोग्राम और उसके जो भी एसेंस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि लिटरली सच में सार्थक होना किसी चीज़ को, राइट। तो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन दोनों ही एक अभिन्न अंग हैं योगा प्रोग्राम्स के लिए। उन्हें कंडक्ट कराने के लिए बहुत दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं बेसिकली। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स थी जो कि मैंने बता दिया, दोनों सही हैं। तो ऑप्शंस तो आपको अभी तक पता होगा कि हर क्वेश्चंस ऐसे जो होते हैं, सारे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, उनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी था, इसलिए मैंने अलग से नहीं बोला। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ जो दोनों ही स्टेटमेंट्स बताई गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, राइट। तो आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर 1। नाउ अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सो ये अगेन स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है वीओसीज से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, या इट सेज VOCs आर contaminants मोर कॉमनली फाउंड इन ग्राउंड वाटर दैन इन surface वाटर। VOCs के बारे में कहा गया है। VOCs क्या होते हैं? तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, होते बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए पाए कैसे जाते हैं, ये तो एयर में हो सकते हैं, ठीक है, वेपराइज होने के बाद कंपाउंड्स वेपर फॉर्म में हो सकते हैं और वाटर में डिफ्यूज़ड हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो बोला गया है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, तो देखिए कंटामिनेंट्स तो बिल्कुल हैं ये, ठीक है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का वन ऑफ द सोर्सेज भी ये हैं। सो कंटामिनेंट्स तो होते हैं, ग्राउंड वाटर में मोर कॉमनली पाया जाता है इन कंपैरिजन टू सरफेस वाटर। इसका रीज़न आप सिंपली समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे सरफेस वाटर है वो एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। तो जब सरफेस वाटर है और एक्सपोज्ड है तो आपको पता है इवापोरेशन वगैरह भी होता रहता है, तो इसलिए वेपराइज हो जाना या ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए जब हम फाउंड करने की बात करते हैं कहाँ पे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर में, क्योंकि ग्राउंड वाटर में एक बार अगर वो चला गया, ठीक है, मिक्स हो गया, तो उसके बाद वो और इनफैक्ट एक्विफर तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स भी है। यस, बहुत ही कॉमनली ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। देन सेकंड स्टेटमेंट सेज कि VOCs आर वन ऑफ द क्राइटेरियन पैरामीटर्स टू डिटरमाइन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए VOCs भी एक क्राइटेरिया पैरामीटर है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड वाली जो है वो गलत हो जाएगी और स्टेटमेंट फर्स्ट तो है सही है बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इट इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, राइट। फॉर मोर डिटेल्स या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप चाहें तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगे इन्वायरमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है।
अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि अगेन स्टेटमेंट्स बेस्ड है. सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज़ टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन. क्लासरूम में हर टीचर को गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए. सेकेंड इज एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन या मोरल कस्टडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इन साइड एंड आउटसाइड इट. किसी भी एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसके अंदर भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में भी और इंस्टीट्यूशन के बाहर भी टीचर को मोरल कस्टोडियन की तरह से एक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स का, राइट. तो अब सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है, दोनों सही दोनों गलत या एक सही एक गलत, राइट. उसे हम देखेंगे. तो हम पहले स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गेट कीपिंग फंक्शन लिखा हुआ है. तो गेट कीपिंग फंक्शन बेसिकली ये हुआ कि टीचर ही डिसाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने डिसीजंस हैं, ठीक है, करिकुलम है या कैसे स्टूडेंट एक प्रोग्रेस करेगा, पूरा डिज़ाइन करना, पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में सोचना, राइट, या फिर प्लान करना कि स्टूडेंट्स को हम इस लेवल की चीज़ें सिखाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, प्रॉपर प्लान करके बेसिकली एडवांस लेवल तक ले जाना स्टूडेंट को. वो सारी जो प्लानिंग होती है उसमें टीचर ही एक मेन रोल प्ले करे, ठीक है. तो ये बातें होती हैं, ये है गेट कीपिंग फंक्शन. तो हाँ, क्लासरूम के अंदर टीचर को परफॉर्म करना चाहिए गेट कीपिंग फंक्शन, ये सही है. और जो सेकेंड बात है, सेकेंड स्टेटमेंट है, तो ये गलत है. देखिए, आप खुद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे, राइट. इन केस अभी आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो आपने पढ़ा तो होगा ना. तो क्या प्रोफेसर्स को मोरल कस्टोडियन होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ये आपने खुद ही देखा होगा, नहीं होता ऐसा. हायर एजुकेशन में अब आप आ चुके हैं तो अब आपका कस्टोडियन बनकर, वो भी इनसाइड एंड आउटसाइड, सभी जगह टीचर देखें सारी चीज़ें, तो ये नहीं है, ठीक है. तो स्टेटमेंट सेकेंड ऑब्वियसली गलत है और स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, राइट. अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन रिलेटेड है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो से, राइट. तो देखिए, क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल. तो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल दिए हुए हैं 4, हमें कार्बन टू नाइट्रोजन के रेशियो के बेस पे इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट. सो 4 जो दिए हुए हैं वेस्ट मटीरियल्स, ठीक है, वो हैं, सबसे पहले है फूड वेस्ट, देन लीव्स एंड फोलेज, देन थर्ड इज पेपर एंड डी इज काउ मैन्योर. ये 4 ABCD हमारे वेस्ट मटीरियल्स हैं. देन करेक्ट आंसर हमें बताना है. ऑप्शंस है ये, फर्स्ट इज CBDA, देन CADB, देन BCDA और फोर्थ इज BDCA. तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सभी के रेशियो याद होने चाहिए. होता क्या है, देखिए, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो ऑब्वियसली कि हर सब्सटेंस में, हर मटेरियल में कुछ कार्बन का प्रोपोर्शन होता है, कुछ नाइट्रोजन का. तो उसका रेशियो कितना है किस सब्सटेंस में, किस मटेरियल में, वही है CN रेशियो, राइट, C/N रेशियो. तो एक थंब रूल कहिए, ठीक है, या फिर एक रूल है, ठीक है, या समझने के पर्पज से एक्चुअली ये रूल ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जितना ज़्यादा होगा, राइट, जितना ज़्यादा कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल को डिकम्पोज होने में, ठीक है. आई होप कि क्लियर होगा. CN रेशियो जितना ज़्यादा होगा, डिकम्पोजिशन में जो टाइम है वो भी उतना ज़्यादा लगेगा, राइट. ठीक है. तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जितने ऑप्शंस दिए हैं, देखिए, ये ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको पता ही ना हो, राइट. फूड का वेस्ट है, चाहे लीव्स है, पेपर है या काऊ का मैन्योर, सभी आपको पता है. तो आप इनमें से देख लीजिए और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. दैट इज सबसे पहले हमें लगाना है वो जिसका सबसे ज़्यादा होगा CN रेशियो, ठीक है. तो अब इस रूल के हिसाब से अगर आप करेंगे अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को तो ईजिली हो जाएगा. सबसे पहले आप इनमें से देखिए कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसे कि डिकम्पोज होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. अब आप बताइए, फूड वेस्ट है जैसे, तो आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे ही लेफ्ट ओवर फूड मटीरियल है, कोई भी खाने की चीज़ है, सामान है, वस्तु है, जिससे आप ऐसे ही लेफ्ट कर दें, ऐसे ही छोड़ दें उसी जगह पे, ठीक है, ओपन एयर में, तो क्या होता है कि वो कितनी जल्दी डिकम्पोज होने लगता है, राइट. आई थिंक 24 आवर्स में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप उसे खा नहीं सकते, राइट. डिकम्पोज होने लगा है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है. तो बाकियों के कंपैरिजन में फूड वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है.
तो अगर इसका जो डिकम्पोजिशन है सबसे ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तो अभी मैंने आपको रूल बताया, रूल नहीं है बेसिकली, आपको रिलेशन बताया कि जिसका डिकम्पोजिशन सबसे देर में होगा, उसका CN रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन इतनी जल्दी हो रहा है, इट मीन्स कि जो कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो है इसमें, वो सबसे कम होगा, राइट, बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए जो A वाला होगा, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो A वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, राइट। बट इन तीनों ऑप्शन में A लास्ट में दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट होता है। इसके बाद जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं, अगर हम उसकी बात करें कि देखिए इसमें सबसे देर में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होगा, तो अगर फूड वेस्ट आपको पता ही चल गया सबसे जल्दी होता है, तो इसमें पेपर जो है, ठीक है, अगर पेपर इतनी जल्दी डिकम्पोज होता तो आप कोई भी कॉपीज़ से पेपर्स आप जब थ्रो करते हैं, ठीक है, फेंकते हैं कहीं पे, तो वो डिकम्पोज होने लगता तुरंत। बट ऐसा होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो पेपर जो है उसे डिकम्पोज होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि येस, इसका कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है इसमें, वो सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो इसीलिए डिकम्पोज होने में इसे बहुत टाइम लगता है। तो ये जो C ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट पे, दैट इज़ सबसे ज़्यादा CN रेशियो जो होगा वो पेपर का होगा। तो C ऑप्शन सबसे पहले है और लास्ट में है A। एक ही ऑप्शन है ऐसा जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और बाकी दोनों ऑप्शंस भी ऑब्वियसली क्लियर है। जैसे लीव्स ऑफ फोलिएज है, तो आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, जैसे मान लीजिए लीव्स गिरती है किसी गार्डन में, ठीक है, कुछ लोग उसे कलेक्ट करके एक जगह रख देते हैं साइड में, तो क्या वो तुरंत डिकम्पोज होती है? नहीं होती, राइट। और जब आप फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते भी हैं ऑर्गेनिकली, जैसे ये सारे फूड आइटम्स को, सपोज लीव्स है, फूड वेस्ट है, इन सभी को एक साथ रख के, तो भी आप खुद ही समझ सकते हैं कि फूड वेस्ट सबसे जल्दी डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो लीव्स ऑफ फोलिएज वगैरह है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो B वाला जो है लीव्स एंड फोलिएज, फूड वेस्ट से ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका रेशियो फूड वेस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, और पेपर से कम होता है। और उसके बाद जो D ऑप्शन है काउ मैन्योर, तो येस, मैन्योर है वो तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र जैसा होता है, फर्टिलाइज़र होता है, तो वो लीव्स से जल्दी डिकम्पोज होता है, या उसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो लीव से ज़्यादा होता है, राइट। नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सो काउ मैन्योर है, उसका जो होता है कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो, वो लीव्स और फोलिएज से कम होता है, राइट, क्योंकि लीव्स और फोलिएज को डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू मैन्योर। तो मैन्योर जल्दी डिकम्पोज होता है, इसलिए उसका जो CN रेशियो है वो इन कंपैरिजन टू लीव्स कम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज C, B, D एंड A, राइट। तो आप ऐसे भी इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन केस इन फ्यूचर आपके भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। एल्स आप याद कर सकते हैं, या कोई और अच्छा आंसर है या कोई आपका कमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यस, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेस्ड है टैक्सोनॉमिक स्कीम से या टैक्सोनॉमी से। So question है, which of the following educational objectives are considered to be of higher level in the effective domain of taxonomic scheme? Taxonomic scheme में effective domain होता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाई मतलब हायर लेवल का इनमें से क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स। जो 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, फर्स्ट इज सिंथेसिस, देन कैरेक्टराइजेशन, देन एनालिसिस, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिसीजन, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, सो फर्स्ट इज A and B only, A and B only, second is B and C only, then third is B and D only, and last is D and E only, right, that is organization and precision, ठीक है। सो इसका आंसर तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने इसे पढ़ा हुआ हो, राइट। इसमें एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अगर आपको नॉलेज है वो काम आएगी। सो यहाँ पे कौन कौन से हैं जो हायर लेवल होते हैं इफेक्टिव डोमेन में, तो कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप खुद भी समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली अब आप चीज़ों को पढ़कर समझकर कैरेक्टराइज भी कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, तो ये हायर लेवल होता है इफेक्टिव डोमेन में। तो इसके लिए आपको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो पढ़ना पड़ेगा, राइट, हमारे सिलेबस में भी है। सो उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे हायर लेवल में कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।